कि आज बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सुना आपने कि बाय इलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट हावी होती है, तो फिर राजस्थान और गुजरात में क्या हुआ? कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। हम आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप जैन, शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी की तरफ से, और लेखक और जानकार आकार पटेल। सबसे पहले मित्तल साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की छवि को सामने रखकर वोट मांगने की कोशिश की, जनता ने उसे नकार दिया। तो क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक जो हमने 73 सीटों के जरिए देखा था वो अब खत्म हो गया है? आवाज कम करो भाई। पहली बात कि आपने कहा एक ही खुशी की बात है वेस्ट बंगाल की। आप आसाम तो भूल गए जहां मैं था। सिलचर की सीट हम लोगों ने 37,000 वोट से जीती है। सुष्मिता जी जो हैं वो सांसद बनी वहां से, और उस सीट पे हम लोग ने 37, कांग्रेस को 37 मिले, हमें 74,000 वोट मिले। ये भी ध्यान रख लें। लेकिन वो छोड़ दीजिए, प्रश्न है बाकी राज्यों का। देखिए, 2-3 चीजें हार हुई यूपी में, स्वाभाविक है, सामने दिख रहा है, उसको नकारने की क्या जरूरत है? कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन जो उनका निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो निष्कर्ष नहीं होगा। मैं 2-3 चीजें आपको याद दिलवाना चाहता हूं। ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखें कि सापा जब पिछली बार सरकार में थी तो 5 सीटें उनकी थी, और जब उनका बाय इलेक्शन हुआ तो उनको 18 सीटें मिली। 5 से 13 सीटों का इजाफा हुआ। और जब 2007 में ये विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 6 सीटें उनमें से मिली 18 पे। तो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य ये भी है जो सत्य है, जो हर एक सरकार के लिए सत्य है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, कि प्रशासनिक व्यवस्था जो स्थानीय होती है उसका एक दबाव होता है, उसका एक प्रभाव होता है, और एक उसका दुरुपयोग ये होता है। ये सत्य है। इसीलिए मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है राजस्थान का, कि 4 में से हमारी अपनी सरकार और 4 में से हम सिर्फ 3 जीत रहे हैं। वो ज्यादा बड़ा संदेश है हमारा। यहां यूपी में हम हारे, लेकिन उसका निष्कर्ष जो आप निकाले वो मैंने इसलिए कहा, वो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य है उसका। उपचुनाव में अमूमन सरकार जो होती है उसकी विजय होती है। चाहे मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप ये तर्क अब दे रहे हैं, मगर मित्तल साहब, जब आप मैदान में उतरे थे उत्तर प्रदेश में तो 2 मुद्दे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की छवि को सामने रखने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ से एक तो प्रधानमंत्री ने जो बात 10 साल का मॉरिटोरियम लगाने की बात कही थी सांप्रदायिकता को, उसको नजरअंदाज करके योगी आदित्यनाथ लगातार सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देते रहे थे। तो आप क्यों नहीं मानते कि लगातार ये 2 विरोधाभासी चीजें थी वोटर के सामने, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया? संवेदनशील या संवेदनहीन, ये प्रश्न एक बार देखिएगा। दूसरा, मैं एक और आपको ऐतिहासिक तौर पे बतला देता हूं। सांप्रदायिकता के माहौल में चुनाव कभी भी भाजपा को फायदा नहीं देते हैं। हम 96 में नहीं जीते थे, 93 में बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, हम 96 नहीं जीते थे, और 2002 के बाद 2004 में भी नहीं जीते थे हम लोग। तो ये आपके लिए सीख है ना रणनीतिकार, कम से कम कुछ ये सीख है ना योगी आदित्यनाथ, जो कि आपके यूपी कैंपेन के प्रमुख थे? बात पूरा सुन ले। नहीं, ये उनके लिए सीख है ना। मैं आपको जो चीज बतला रहा हूं, अगर आपने मैं सुन तो लीजिए मेरी बात ना। भाजपा ने ये चीज बहुत स्पष्ट तौर पे हमेशा कही कि हम कुछ लोगों के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। ये भाजपा के बयान और भाजपा की मर्यादाएं और भाजपा का एजेंडा नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो नहीं, योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा सुधांशु जी, गलत बयानी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर आप लोगों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, ये अब आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत नहीं है? बिल्कुल गलत ध्यान है। मैं बोल दूं आपको, नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं आज नेशनल टेलीविजन पर कि आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत नहीं थे? मैंने आपसे कहा कि लव जिहाद का और ये सब जब विषय आए तो भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता ने ये स्पष्ट कहा कि लव जिहाद से हम जो है हमारा एजेंडा नहीं है। ये भाजपा का नहीं है, भाजपा का एजेंडा है विकास। चलिए, भाजपा का एजेंडा है सुशासन। कम से कम वो विकास की हम लोगों का राजनीतिक हमें एजेंडा जो है नहीं वो सांप्रदायिक। सुनिए,
चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान है। मित्तल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक और आपसे एक और चीज मैं आऊंगा सुधांशु जी आपके पास। प्रदीप जैन, यहां पर क्या आपको सुधांशु जी के रवैये में एक किस्म का विरोधाभास दिखाई दे रहा है? क्या एक धर्म संकट दिखाई दे रहा है बीजेपी के रवैये में? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दोहरा इतिहास रहा है। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है। आज ये योगी आदित्यनाथ के बयान से किनारा कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम से किनारा कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झगड़ा पार्टी में कन्वर्ट किया। उपचुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में दंगे कराए। इनके सांसद, इनके मंत्री जिस तरह से पूरे प्रदेश को दंगे की आड़ में झोंक रहे थे, उसे प्रदेश की जनता ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो यही इतिहास है कि ये करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और इन्हें राष्ट्रीय हितों से मतलब नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है, लोगों में फूट डालो और वोट हासिल करो। सुधांशु जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मगर आपके चेहरे कौन थे? आप देखिए उत्तर प्रदेश में और कैंपेन प्रमुख के आपके मुखिया थे योगी आदित्यनाथ, जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, जिस पर चुनाव आयोग ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। साक्षी महाराज, ये तमाम आप चेहरे देखिए, संगीत सोम, ये तमाम चेहरे थे उस कैंपेन के। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आज आपको हार मिल रही है तो या तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, ब्रांड मोदी की हार है, या इस सियासत की हार है। एक ही चीज हो सकती है। एक तो 20 स्टार प्रचारक थे भाजपा के, और उनके क्या बयान थे वो भी आप देख लीजिए। साक्षी जी, जैसे मैंने कहा, साक्षी जी के बयान के बारे में भी फौरन अधिकृत तौर पे कहा गया कि नहीं, ये इस बयान से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। तो मेरा कहना है, हार हुई, हार स्वीकारते हैं। हार के कारण, ये एक और कारण आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी तक यूपी के अंदर चौतरफा मल्टी कॉर्नर जो है एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब की बार बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ है। उसका भी चुनाव नतीजों पे एक प्रभाव पड़ा है। मैं आपसे कह रहा हूं, हार है, लेकिन हार के कारण विश्लेषण करके जो निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश करें, शायद वो निष्कर्ष, शाहिद मंजूर हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। शाहिद मंजूर, बहुत तरफ सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि मुकाबला बाइपोलर हो गया था, दो ध्रुवीय हो गया था, और संभवतः ये एक वजह हार की हो सकती है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? अब मित्तल साहब की बात का तो मुझे कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन इलेक्शन के बारे में ज़रूर ये बात कहेंगे। अभी मित्तल साहब ने एक बात कही आपके जवाब में, इन्होंने कहा था कि हमारा एजेंडा जो है वो कम्युनलिज्म नहीं है। अगर कम्युनलिज्म नहीं है तो फिर चुनाव में ये इस तरीके के बयान क्यों दे रहे थे, चाहे वो आदित्यनाथ जी हों, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिन्होंने ये बात कही थी कि कम्युनलिज्म यूपी में रहेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। ये सारी बात तो अभी लेटेस्ट है, इसी चुनाव की, इसी बाई इलेक्शन की है। उन्होंने कभी ये लोग अभी जो जैन साहब कह रहे थे कि कहने की बात और है, करने की और है, ये अभी सामने अभी बयान बाकी हैं। मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा, सारे अखबार, सारे टीवी में, बिल्कुल, और खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे, अभी मैं सहारनपुर के चुनाव में मैंने उनकी देखा और सुना, तो ये निश्चित रूप से इस देश को तोड़ने वाली भाषा है, इस देश को जोड़ने वाली भाषा नहीं है। बिल्कुल, चुनाव की हार जीत अलग चीज होती है, चुनाव का हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं वो इस लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ परंपरा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आकार पटेल, ये अलग बात है कि पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हम हारे, आकार पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश में हम चुनाव हारे। बीजेपी के रवैये में आकार पटेल एक किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है, एक असमंजस, एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो आप योगी आदित्यनाथ को कैंपेन प्रमुख बना देते हैं, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी विकास की छवि भी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, क्या ये चुनावों में नुकसान के तौर पर सामने आया है? देखें, ये मुद्दा इस बार तो नहीं चला, पर इसके मायने ये नहीं कि ये कभी नहीं चलेगा। भाजपा में होता यह है कि आग लगाने वाले का एक गुट होता है और पानी डालने वाले का एक गुट होता है। तो वीएचपी वगैरह, बजरंग दल वगैरह, भाजपा के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो आग लगाने में जुटे रहते हैं।
मेरे नजदीक हुआ ये इस बार कि हमें ये बताया गया कि भाजपा का यूपी में जो करिश्मा हुआ था लोकसभा में, वहां पर वो दो चीजों पर मुश्तमिल था। एक तो ये कि मोदी साहब का खुद का जो करिश्मा है वो एक, दूसरा जो अमित शाह मैन ऑफ द मैच का जो बुनियादी तौर पर ग्राउंड लेवल बूथ मैनेजमेंट की जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो शामिल थी उसमें। अब लग ये रहा है कि, और ये क्या 50-50 थी या 60-40 थी, जो भी था, लग ये रहा है कि 100 दिन के अंदर स्वीपिंग विक्ट्री से स्वीपिंग डिफीट पे जाना, इसके मायने ये कि मोदी साहब का हाथ इसमें बहुत ही बड़ा था लोकसभा में, और भाजपा बगैर मोदी साहब के वो फोर्स नहीं यूपी में जो मोदी साहब के साथ है। जो शायद आज कोई एक शख्स को सेटिस्फैक्शन हो तो वो शायद मोदी साहब को हो, क्योंकि ये बात जाहिर हो चुकी है कि मोदी साहब के बगैर भाजपा यूपी में या कहीं पे और, सिवाय गुजरात के जहां पर 12 सालों से उन्होंने नर्चर किया है पार्टी को, मोदी साहब के बगैर बीजेपी वो फोर्स नहीं भारत में कहीं पर भी जो मोदी साहब के साथ है। बहुत अहम बात आपने कही यहां पर। सुधांशु मित्तल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एक व्यक्ति विशेष बीजेपी पर हावी हो गया है? अब हालांकि आकार पटेल ये कह रहे हैं कि गुजरात में, मगर गुजरात में भी कांग्रेस जैसी पार्टी को जो धराशायी थी उससे भी प्रवेश का मौका मिल गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या व्यक्ति विशेष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से बड़े हो गए हैं, प्रणाली से बड़े हो गए हैं? एक तो याद रखिएगा कि नेतृत्व जो होता है जनता में उसका आकर्षण हमेशा रहता है, और जिस नेतृत्व की कुशलता पे विश्वसनीयता हो उसका आकर्षण तो स्वाभाविक है। तो भाजपा का विचार और नेतृत्व दोनों चीजों का जब मिश्रण हुआ तभी लोगों ने नहीं, उसको माफ स्वीकारा। कीजिएगा मित्तल साहब, मैं उसी विचार की तलाश कर रहा था। वो विचार नदारद है, एक मिनट का, वो विचार नदारद है। आज की तारीख में आप मुझे बताइए, गुजरात में जैसे ही मोदी जी वहां से हटे कांग्रेस को एंट्री का मौका मिल गया। ये तो सबूत है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शंस में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकते थे, आपको हार का सामना करना पड़ा। ये सबूत है मित्तल साहब। भाई मोदी जी का आकर्षण है, इसमें हमने कभी उसको मना करा है कि? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि उनका आकर्षण है। मगर बीजेपी गायब है, बीजेपी बाय इलेक्शन जो है उसका प्रतिबिंब नहीं है। और सुनिए, एक सेकंड सुनिए, अभी जो आने वाले 15 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव के परिणामों से निष्कर्ष निकलने वाला है। आप उपचुनावों के परिणामों से जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया इतिहास में 18 सीटें सापा ने जीती थी उपचुनावों में और 6 पे रह गई थी। तो मुझे गुजरात और आप गुजरात और राजस्थान का लॉजिक बता दीजिए मित्तल साहब। अभी नहीं, मुझे आपके रवैये में बहुत विरोधाभास दिख रहा है सुधांशु जी। राजस्थान में मैंने कहा गुजरात राजस्थान बताइए, गुजरात में कैसे प्रवेश मिल गया प्रदीप जैन जी की पार्टी को? सुनिए, राजस्थान में हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं मान रहा हूं उस बात को। राजस्थान जो है वाकई, क्योंकि राजस्थान में हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार के होते हुए 4 में से हमें सिर्फ 3 मिले। ये गंभीर विषय है। चलिए, और ये ज्यादा गंभीर है। प्रदीप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? प्रदीप जैन, गंभीर विषय दिख रहा है, राजस्थान की हार का है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। भारतीय जनता पार्टी आज मोदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, और मोदी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस तरह से देश की सत्ता को चलाना चाहती है वो सारे लोगों ने देखा है। इनके 2 चेहरे हैं, एक तरफ विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता दंगा कराने का काम करते हैं। आज जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई। लोगों ने जब देखा कि इन्होंने जो झूठे सपने दिखाए, लोगों को बांटने का काम किया, तो एक बार तो ये वोट ले सकते हैं, लेकिन हर दिन आज ये नीचे जा रहे हैं। चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, आज इन्हें इस बात से सबक लेना चाहिए कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिलके ही इस देश को चला सकते हैं। आखिरी कमेंट सुधांशु जी, मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इन नतीजों के बाद, मैं समझ गया प्रदीप जी, क्या इन नतीजों के बाद सुधांशु मित्तल इसका सीधा असर
यह होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर डिफेंसिव पर आ जाएगी, और यही नहीं, दिल्ली में चुनाव को लेकर अब और ज्यादा नर्वसनेस पार्टी में आ जाएगी। क्या यह कहना सही होगा? बिल्कुल, आपका मैंने कहा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। उपचुनावों के ये निष्कर्ष नहीं होते हैं। गंभीरता होगी कि यूपी में अगर हारे तो क्या करना चाहिए, गंभीरता होगी कि राजस्थान में अगर हारे, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। उसका महाराष्ट्र से, उसका दिल्ली से लेके क्या लेना। और मैंने कहा इसमें आएगा कि अगर हम लोग महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, वहां पे अगर कहीं प्रदर्शन में खराब रहता है तब विषय दूसरा हो जाएगा। लेकिन इन उपचुनावों में उन्होंने, और आखिरी मैं कह रहा हूं कांग्रेस मित्तल साहब, मैं आपको याद दिला दूं, भैया 11 में से आप ही के पार्टी के योगी आदित्यनाथ और उमा भारती ने कहा जब हमें 11 सीटें मिल जाएंगी के श्रेय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे थे। स्टूडेंट के चुनाव का श्रेय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे थे। आज इस पराजय की जिम्मेदारी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने सिर पे लेना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में जीत मिली तो मोदी लहर है, और एक मगर उत्तर प्रदेश अगर वो गढ़ था, यूनिवर्सिटी का लाभ लेने का काम मोदी की छवि पे करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी अपने सिर पे लें। चलिए, सच तो यह है मित्तल साहब, अमूमन आपके पास सटीक जवाब होते हैं, मगर आज ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपको जमीनी स्तर पर इसके नतीजे और इन कारणों को ढूंढना होगा, क्योंकि सच बात तो यह है कि इससे यह उभर कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना वर्चस्व बीजेपी से भारी हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या यह पार्टी को चुनावी तौर पर भी नुकसान पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, मगर जाएगा नहीं। थोड़े से इंतजार के बाद एक बहुत खास शो के साथ हम लौट रहे हैं।